हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर CB यादव। आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है दोस्तों। और आज मैं चर्चा करूंगा साक्षात्कार के मुद्दे पर, एक ऐसे पहलू पर जो मैं आप ही लोगों के द्वारा सीखता हूं। आपके साथ जो मेरा इंटरव्यू प्रोग्राम है उसमें जो मैं आपसे अंतर्क्रियाएं करता हूं, आपसे जो इंटरेक्शन होता है उसमें मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ ऐसी महसूस होती है कि ये तो सभी के भीतर है। तो उस पर फिर मैं कई बार इस प्लेटफॉर्म पे आके डिस्कस करता हूँ। तो ऐसी ही एक पहलू जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जनरली जो विद्यार्थी जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं या वो उस प्रक्रिया के दौर में होते हैं, तो उनकी जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं वो सवाल इस तरह से होते हैं। जब वो शुरू में मुझसे पूछते हैं या वो मेरे से जब शुरुआती दौर में उनसे बातचीत होती है, तो उनके सवाल होते हैं कि हमें इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, अच्छा इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, अच्छा मैटर कहाँ मिलेगा, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। कई बार बहुत बार तो ऐसा होता है कि वो मुझसे पूछते हैं कि इस सवाल का, ये वाला बायोडाटा से संबंधित इस सवाल का क्या जवाब हो, ये सवाल पूछे तो क्या जवाब होना चाहिए, मॉक इंटरव्यू कहाँ दें नहीं दें, तैयारी कहाँ से करें या नहीं करें। इस तरह से तमाम तरह की चीज़ें होती है और उसका जो सॉल्यूशंस विद्यार्थी ढूंढते हैं वो ढूंढते हैं कि बुक्स पढ़ना, वो तो एक होता है कि तरह तरह के नोट्स की ज़रूरत वो मांग करते हैं। इसी तरह से वो इंफॉर्मेशंस लेने के लिए जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। उनकी एक विशेष दृष्टि होती है कि आजकल कैसे PSC के भीतर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किससे क्या पूछा गया, उसमें भी वो पॉजिटिव बात कम और नेगेटिव बात ज़्यादा जो है वो इकट्ठी कर लेते हैं और सूचनाओं का अंबार लग जाता है। और फिर उन सारे सूचनाओं का अंबार लगा करके वो एक डिज़ाइन करते हैं अपने इंटरव्यू की तैयारी की। और काफ़ी पढ़ते भी हैं, मैं खूब मेहनत भी करते ही हो आप सब लोग। लेकिन जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पे आता हूँ। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो इंटरव्यू की चुनौती है वो वास्तव में क्या आपके नॉलेज या इन्फॉर्मेशन की कमी है, या फिर बड़ा सवाल है कि आपका जो आंसर जो है वो आंसर जो है वो बंधता ही नहीं है। जब मैं आपसे सारी तैयारी करके आप बैठते हैं सामने, मैं चाहे वो 1-to-1 सेशन हो, चाहे वो दूसरे जो अलग अलग सेशन होते हैं, तो आप जब बैठते हो तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं उस टॉपिक पे बात शुरू करता हूँ जो आपको सबसे अच्छा आता है, या ऐसे टॉपिक पे जो आपके बेसिक से संबंधित हो। लेकिन ढूंढता रहता हूँ विद्यार्थियों के बीच कि वो एक सही आंसर जो है जो मैंने पूछ रहा हूँ उसको बंधा हुआ आंसर तो दे। उनका उत्तर होता है वो लंबा चौड़ा आंसर डिजाइन कर लेते हैं, बिखरा हुआ उत्तर होता है। और फिर लास्ट में तो ये होता है कि जब बिखरा हुआ उत्तर होता है तो उनके आंसर्स में फिर कोई एक सवाल दाग करके फिर ऐसी स्थिति में फंस जाता विद्यार्थी जहाँ से फिर वो देखता है कि मैं तो फंस गया हूँ। और फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो ऐसी बॉडी लैंग्वेज बीच के भीतर ध्यान भटकाने के लिए करता है जो बहुत नेगेटिव होता है। तो मेरी समझ जो बनी है वो मैं आपसे साझा करता हूँ। और मेरी समझ ये बनी है कि स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, आप लोगों के पास नॉलेज की भी इतनी कमी नहीं है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि आपके पास सब्जेक्ट का भी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन डेटा वाइज ज़्यादा है, उसको नॉलेज वाइज कन्वर्ट इतना नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी नॉलेज होता है आप लोगों के पास जो साक्षात्कार के लिए ज़रूरी होता है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम जो मैंने महसूस की वो कुछ नोट की है। आप, मेरे पास संसाधनों की तो कमी है ही, इसीलिए खुद ही सब चीज़ें स्टार्ट करता हूँ, यहाँ आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। लेकिन जो मैंने महसूस की कि आपकी जो मेजर प्रॉब्लम है वो है कि आप पूछे गए सवाल का आंसर बांधना ही नहीं आता है। आप सोचते हैं कि ये सवाल पूछेंगे तो ये जवाब दे के आ जाऊँगा, लेकिन आपका उत्तर बंध ही नहीं रहा है, बिखरा हुआ आंसर रहता है। आप जो है इतना लंबा चौड़ा बोल देते हो, और जबकि इंटरव्यू एक सीमित समय के भीतर आपकी एक कौशल है कि आप अपनी बात को कन्वे कर दो, आप अपनी बात को पहुंचा दो। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या मुझे यही नज़र आ रही है कि ये, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर एक साक्षात्कार की प्रक्रिया का हिस्सा है, और आपका कोई भी आंसर अगर सीधे कम शब्दों के भीतर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है और उसकी आत्मा को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्वेश्चंस की मांग को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे कोई भी इंटरव्यू लेने वाला कैसे आपको मार्क्स देगा? वो लास्ट में तो ऐसा होता है कि ठीक है, मतलब ऐसा होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, इंटरव्यू लेने वाले लोग बहुत सीनियर होते हैं, वो आप पे कोई किसी तरह का
आपको एहसास नहीं करवाएंगे कि आप सही नहीं हो। और लेकिन कभी कभी जब आप चले जाते हो उसके बाद ऐसा महसूस होता है कि स्टूडेंट इतनी गंभीर तैयारी, मतलब इतना बड़ा लक्ष्य जीवन का है, उसको वो थोड़ा बहुत भी अभ्यास नहीं करते हैं, सीरियस नहीं है। तो इसीलिए मैंने देखा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तो इसका समाधान क्या हो, क्योंकि ये तो एक बेसिक प्रॉब्लम मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न ये था कि मैं आपको क्या समाधान इसका बताऊँ। तो चूंकि ये सारी चीज़ें आप ही सिखाते हैं, मैं कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हूँ। आप अगर मेरे पास सामने नहीं बैठोगे, मेरे इस इंटरव्यू प्रोग्राम का इतना बड़ा परिवार आप नहीं बनते, तो मैं शायद मेरे अनुभव और चीज़ें एक एक्सपर्टाइजेशन पहले था, लेकिन जो रोज़ नित्य नया सीखता हूँ आप ही लोग सिखाते हैं। तो मैंने थोड़ा सोचा और जो मुझे महसूस हुआ वो मैं आपसे साझा करता हूँ कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो समाधान से पहले ज़रूरी है कि हम इसके कारणों पर जाएं कि आखिर इसका रूट कोज क्या है। तो मैंने जो समझा इसका कारण, वो मुझे एक चीज़ लगती है, वो लगती है कि आप लोगों की जो श्रवण कौशल है, ध्यान से सुनिए इस बात को, आप लोगों का जो श्रवण कौशल है, मतलब जो सुनने की जो स्किल है, वो बहुत कमज़ोर है। ये एक बेसिक प्रॉब्लम मुझे पकड़ में आ रही है, एक प्रॉब्लम तो। और इसके पीछे भी मैं जो कारण ढूंढता हूँ, वो कारण मुझे लगता है कि आप लोगों की स्थिरता नहीं है मन की, चित्त की। इससे आप श्रवण के माध्यम से जो किसी भी आपका ऑब्जर्वेशन होता है उसके जिस्ट तक नहीं पहुँच पाते हो। एक मेजर प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम जो इसका कारण है, रूट कोज, वो मुझे ये नज़र महसूस हुआ कि आप लोग जो नॉलेज को गेन करते हो, मतलब जो समझते हो, वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में समझते हो। उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। वो इतना जटिलता होती है कि जब आप उसे डिकोड करते हो बताने में, तो आपकी बात सामने वाले को समझ में नहीं आती कि आप कहना क्या चाहते हो। तो दूसरी मेजर दिक्कत मुझे ये नज़र आ रही है। और तीसरी जो चीज़ जो मुझे नज़र आती है, वो नज़र आती है कि आपके पास किसी चीज़ को, किसी मैटर को, किसी नॉलेज को कंसेंस, मतलब उसे संक्षिप्तीकरण करने की एक कला नहीं होती कि जैसी ज़रूरत हो वैसी उसको फोल्ड कर दिया जाए। ये तीन मुझे आपकी मेजर इसके रूट कोज नज़र आते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं इस बात पे कि समाधान क्या हो। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है, कारण तो सभी बता देते हैं, तो सॉल्यूशन क्या हो। मैं हर बार सॉल्यूशन पे ज़्यादा मेरा विश्वास है कि आखिर काम तो वही आता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो महसूस किया कि इसका समाधान क्या हो सकता है, तो फर्स्ट जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी मैटर पढ़ो, है ना, जो भी चीज़ आप ऑब्जर्व करते हो, उसे बहुत सरल भाषा में कन्वर्ट करो। मतलब सरल कौन सी भाषा, शब्दों वाली भाषा से ज़्यादा आपके मन की भाषा। कि आपने मान लीजिए कि सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने लोकतंत्र पढ़ा, तो लोकतंत्र को आप सरलता से महसूस करो कि वो होता क्या है। उसे किसी की परिभाषा में मत जाओ, उसे बहुत सिंप्लीफाई तरीके से एक उसकी समझ बनाओ कि वो होता क्या है। तो कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ रहे हो, तो आजकल सबसे जो मैं मानता हूँ कि जो आप लोगों की नेगेटिव है, आप नोट्स भी कौन से पढ़ते हो, कोई वो कहानी वाली नहीं पढ़ करके आप वो पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है। मैं उसमें आपकी गलती नहीं मानता, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ही गलत है। मैं मानता हूँ कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम और फिर दूसरे हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी और उसमें अलग चीज़ की मांग पे पीएससी लेके आती है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो क्या करना चाहिए कि आप उसे सारा मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा एक ऑब्जर्व करो, मतलब उसे पढ़ करके और एक समझ बनाओ, और उस समझ को फिर सरल शब्दों में, मतलब उसे सरल शब्दों में थोड़ा सा समझ करके कि ये है क्या, किसी को कहने लायक स्थिति में उस मैटर को लेके आओ। एक तो ये आप हर मैटर में जब भी आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, या अपने बायोडाटा से संबंधित या अपने जॉब से संबंधित जो चीज़ें हैं, उसको ये रखो। दूसरा, मैं आपको एक प्रैक्टिस देता हूँ। प्रैक्टिस ये देता हूँ कि कोई भी चीज़, जैसे आपके सिलेबस के, आप यही मान लो कि आपके जैसे सिलेबस के या आपके जितने भी कंटेंट है, उनके वाट लगा दो कि ये क्या है, ये क्या है।
और उसे एक लिमिट बांधो कि इस बात को मुझे सिर्फ 3 या 4 सेंटेंस में कैसे कहूँ, क्योंकि आप पूरी कहानी लंबी बनाते हो और वो कहानी जो है वो आपके पूरे साक्षात्कार की ताकत को, उसकी पावर को ही ख़त्म कर देती है। उसकी जो जान है, आपका नॉलेज तो है लेकिन नॉलेज आप ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हो। तो आप क्या करें कि लिमिट बांधिए हर पे, और 1 घंटे का आप समय दीजिए कि मुझे सिर्फ इस इतनी बड़ी बात में 4 लाइन, 4 सेंटेंस या 3 सेंटेंस क्या हो सकते हैं जिससे मेरी पूरी बात ख़त्म हो जाए। ये जब आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको एक आंसर्स को समराइज करना, उसकी आत्मा को, मतलब उसकी महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने रखने की धीरे धीरे कला विकसित हो जाएगी। और लास्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप जो है अपनी श्रवण कौशल को बढ़ाओ। अब ये कोई आसान तो है नहीं। देखिए मैं जब आपसे पूरा इंटरव्यू प्रोग्राम कर रहा हूँ ये, और ये इतना अगर चला है या आप लोग आते हो, तो इसकी जो अगर आत्मा मानेंगे तो वो है मेरा श्रवण अभ्यास। आपको मैं देख करके एक श्रवण अभ्यास, मतलब आपके भीतर तक जाकर के महसूस कर लेना और उस रूट तक पहुंच जाना, क्योंकि उसके बिना मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। तो यही चीज़ इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप लोग क्या करें कि आप कैसे अपना श्रवण अभ्यास बढ़ा सकते हैं, इसके मैं कुछ टिप्स समझ सकते हैं, वो मैं आपको देता हूँ। कि आप अपना जो कोई भी बोल रहे हैं या आप अपनी दैनिक बातचीत के भीतर आप केवल सुने नहीं, आप ये महसूस करें कि वो कहना क्या चाह रहा है कोई भी किसी भी बातचीत में, और आप मौन को थोड़ा अपना जीवन का हिस्सा बनाएं। एक तो ये आप करें, और दूसरा जो है आपको करना है कि आप वैक्यूम पे देखना शुरू करो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कमरा है और उस रूम के भीतर मैं जैसे अभी आप इस बोर्ड को देख रहे हो तो सब लोग ये लिखे हुए को देख रहे हो, लेकिन ये जो खाली जगह है उसको नहीं देख रहे हो। तो आप ऐसे ही जब आप देखते हो, जैसे आकाश को देखते हो तो आकाश में एक पेड़ है जिस पे एक चिड़िया बैठी हुई है, लेकिन एक ऐसी जगह भी देखो जहाँ कोई नहीं बैठा हुआ। तो धीरे धीरे अपने मनोमस्तिष्क को उस जगह लेके जाओ जहाँ जनरली लोगों का ध्यान नहीं जाता है, ऑब्जर्वेशन का दायरा बढ़ाओ। तो ये एक दूसरा आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे एक स्थिरता आएगी आपको चीज़ों को समझने की या सुनने की या किसी के जिस्ट को पकड़ने की धीरे धीरे क्षमता विकसित होगी, हो जाती है। 10-15 दिन भी आप इसे अभ्यास में लेंगे, हो जाएगी। और लास्ट ये भी चीज़ ज़रूरी है दोस्तों कि आपके जीवन में जो उथल पुथल थोड़ी बहुत है उसको मैनेज करो, क्योंकि उसके बिना फिर कुछ भी नहीं है। आपका खुश रहना, आपका स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप थोड़ा नज़र दौड़ाओ कि आपको कहाँ से आप थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। और मोस्टली डिस्टर्ब कहाँ होते हैं आप सबको पता ही, हमारे जो रिश्ते होते हैं वही सबसे ज़्यादा हमको, क्योंकि जो रिश्ते हैं वो अगर अच्छी चीज़ देते हैं तो वही पेन देंगे। तो वहाँ से निश्चित तौर पर ही आप लोगों को कुछ न कुछ आपके चित्त की अस्थिर करने वाली चीज़ें होगी। उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ मित्रों। ये जितने रिश्ते होते हैं ना, ये त्याग की मांग करते हैं। ये आप इनसे कोई अपेक्षाएं रखो कुछ नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता, लेकिन ये सब कुछ त्याग पे डिपेंड करता है। आप अपनी करुणा दें, प्यार दें, अपना त्याग करें, क्योंकि ये ऐसा करने से ही फिर ये प्रॉब्लम दूर होती है। तो मैं ये भी नहीं कहता कि इनसे बिल्कुल डिटैच हो जाइए, क्रांतिकारी बन जाइए। हम एक सामाजिक प्राणी है, उन समाज के भीतर हमको उसके भीतर रहना पड़ता है। तो थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी फिर मैं ज़्यादा बताऊँगा तो मुझे लगेगा कि मैं फिर अलग तरह का फिलोसोफर आप संज्ञा देंगे, जो ठीक भी नहीं है और मुझे बताना भी ज़्यादा नहीं चाहिए। जब आप आएंगे तो ज़रूर इस पर चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी सी, मुझे लगा कि आज बेहद ज़रूरी चीज़ है जो मुझे आपसे बताना चाहिए। तो करना क्या चाहिए कि इन सारी प्रक्रियाओं के बाद में आप जो सवाल होता है वो सवाल को टू द पॉइंट और कम शब्दों में आंसर देने का अभ्यास कीजिए। उसमें भी सबसे पावरफुल जो चीज़ होती है, अगर आप धीरे धीरे डेवलप करो, तो वो होती है किसी पूछे गए सवाल का पॉइंट वाइज, सर इसमें 3 पक्ष है, सर इसमें 2 पक्ष है, ऐसे बताने का आप
अभ्यास कर लें। और देखिए इस सारी प्रैक्टिस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अभ्यास है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा अपनाते हो तो आप ऑनेस्ट हो जाते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप में चूंकि रुकने का अभ्यास हो गया, रुकने का, आप पता है इस दिक्कत कहाँ से आ रही है, जो हम रील वगैरह देखते हैं ना, इसने हमको रुकना बंद कर दिया। इसे थोड़ा दूर करो, लंबा कोई चैप्टर को लंबा पढ़ो, किसी एक विचार पर लंबा स्थिर रहो, थोड़ा पढ़ करके अपने आप को किसी एक टॉपिक पर डुबा देने का, लंबे समय तक डुबाने का, बजाय कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। ये जब आप अभ्यास करोगे तो इसका फायदा क्या होगा कि जो चीज़ आता है या नहीं आता है या कम आता है, ऑनेस्ट रहोगे, आप डिसाइड कर पाओगे। मैं खूब समझा देता हूँ विद्यार्थियों को कि बच्चों आप लोग जो नहीं आता है तो ऑनेस्टली मना करो, आपको आता है तो आप पॉइंट वाइज बात कहो, आपको कम आता है तो आप कहिए कि सर मेरी अभी इतनी समझ है, आपकी अनुमति हो तो मैं बताता हूँ। लेकिन तमाम तरह की चीज़ों के बाद में भी चीज़ें इंप्रूव इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपका स्टेबिलिटी नहीं, आप पहचान ही नहीं पाते हो, जज ही नहीं कर पाते हो कि मुझे आता है या नहीं आता है, या मुझे किस मोड पे इस आंसर को लेना चाहिए। ये तभी आएगा जब आपके भीतर जो मैंने आज चर्चा की है वो थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे। तो कोई आसान काम नहीं है जो ये साक्षात्कार का जो पूरा प्रोग्राम भी चला है। कई पूछते भी हैं कि आप क्या करते हो इस पूरे प्रोग्राम में, क्या पढ़ाते हो, क्या क्लासेज नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यह है कि आपके साथ बैठ के आपको डायग्नोस करना, आपको सुनना, आपके इमोशन से कनेक्ट होना और फिर रियल प्रॉब्लम तक पहुंचना, और पहुंचने के बाद में जो दो बात बताई जाती है वो आपको इम्प्रूव करवाती है। इसीलिए आप इस प्रक्रिया के माध्यम से एक पूरा परिवार मिले हो। लेकिन ये भी सच बात है कि बहुत पेनफुल हो जाता है 8-8 10-10 घंटे बैठना। लेकिन अब इसे ज़्यादा लंबा नहीं चलाएंगे, 1-1.5 महीने बाद में इसको बंद करेंगे अब हम इसका प्रक्रिया को। तो इसमें जो हमारा इंट्रो प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए कि आप 2 चीज़ें हैं, आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मुझसे बात करें, 2 चीज़ें हैं, बात करें तो मैं उसका भी बताता हूँ। और हमारा जो इंट्रो प्रोग्राम है वो 2 चीज़ों पे चला रखा है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का और दूसरा आरएस का। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंट्रो प्रोग्राम है उसके 6 एक्टिविटीज़ है, एक 1-to-1 सेशन जिसमें मैं चर्चाएँ करता हूँ। बोर्ड टीचिंग इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट। कुछ विद्यार्थियों ने तो मुझे अभी बता रहे थे वो, जब हम एक उनका एक्सपीरियंस शेयरिंग प्रोग्राम करते हैं तो, कि उनकी बोर्ड टीचिंग को बहुत अप्रिशिएट किया गया है। यानी एक विद्यार्थी ने मुझे बताया कि उसने कहा कि एक्सपर्ट बोर्ड ने, जो इंटरव्यू बोर्ड ने कहा कि ऐसे टीचिंग करवाने वाले लोगों की हमें ज़रूरत है। तो बोर्ड टीचिंग कई बार क्या होता है, ये ध्यान रखना, पूरे इंटरव्यू के दौरान आपकी कोई एक चीज़ जो बहुत पॉजिटिव होती है वो आपको हाइट पे ले जाती है। ओवरऑल सब चीज़ें बैलेंस के बाद में एक चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बोर्ड टीचिंग में भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, वो किसी आंसर में भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, वो किसी एक विशेष तरह का लिटरेचर बताने में भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो ये है ओरिएंटेशन सेशन, अलग अलग लोगों से करवाते हैं, फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट से, फिर एक मॉक, और फिर फाइनल टच और देने लग गया मैं लास्ट के समय में। आरएस का ये प्रोग्राम अभी शुरुआती दौर पे है अभी, हाँ, इस पे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट से ज़्यादा इश्यूज इम्पोर्टेंट है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज। इसका हम ऑनलाइन जूम पे रखेंगे, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। जो है ओरिएंटेशन सेशन होंगे, गवर्नेंस के इश्यूज, गवर्नमेंट की स्कीम्स, इन पे कुछ हम सेशन प्लान करेंगे, एक मॉक इंटरव्यू और फाइनल टच जैसे होगा। आप एनरोलमेंट के लिए मैं बताता ही हूँ हर बार, आज दोबारा बता देता हूँ। जुड़ने का साधन सीबी कैंपस ऐप है जिस पे हम वीडियोस भी डालते रहते हैं, उसमें कोर्स बनाया हुआ है, तो उसके माध्यम से आप जुड़िए। डिटेल जानकारी आप इस नंबर पे ले लीजिए। मुझसे कांटेक्ट करना हो, मैं हर बार कहता हूँ ये मेरे नंबर तो है, लेकिन आप केवल टेक्स्ट मैसेज करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि जो विद्यार्थी ये चाहते हैं कि कोर्स में हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे या किसी वजह से नहीं ले रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं है। मैं तब भी कहता हूँ आप मुझसे समय मांगते हो, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको समय दूं।
कोई मेरे पास राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए और मैं नहीं मिल पाता हूँ क्योंकि समय वहाँ अलग व्यस्तताएं होती है, उसके बाद अलग समय रहता है। तो अभी मैंने थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक रूप डिसाइड किया है। वैसे तो पूरा इंटरव्यू प्रोग्राम ही आपको जानकारी होगी बहुत सारे विद्यार्थियों को। पहले लोग आते रहते थे बहुत सारे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में, दूसरी जगह घर पे, और अब की बार मैंने थोड़ा उसको सिस्टमेटिक रूप दे दिया ताकि ये एक फ्लो में चल पाए। और इसीलिए मैं अब मिलने के प्रोग्राम को भी सिस्टमेटिक रूप दे रहा हूँ कि आप अगर पर्सनली मुझसे छोटी डिस्कशन चाहते हैं तो हर मंगलवार और शुक्रवार को 1:30 बजे मैं लोक प्रशासन विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जहाँ मैं हूँ वहाँ पे मैं आपसे मिलूँगा। लेकिन ऐसे अव्यवस्थित तरीके से नहीं, मुझे पता होना चाहिए कि आज कौन 3 लोग, 2 लोग, 5 लोग, 7 लोग आएंगे। तो इस नंबर पे जो हमारा डिटेल नंबर भी यही है जिस पे आप कोई जानकारी ले सकते हो। तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, 7412902955। आप अपॉइंटमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, मैं इतना अपने आप को श्रेणी में लाता भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक रूप हो जाएगा कि आप थोड़ा उन्हें सूचना दे देंगे कि हम आना चाहते हैं और वहाँ से थोड़ा सहमति मिल जाएगी, तो मेरे लिए कंफर्टेबल स्थिति रहेगी। तो आज एक ही टॉपिक पे चर्चा की, मैंने सोचा मैं बिखेर देता हूँ चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को बताने के चक्कर में। तो आज मुझे लगा कि सिर्फ मैं इस बात पे केंद्रीकृत रहता हूँ कि आप अपने आंसर को कैसे बांधें और उसका क्या अभ्यास कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि आप क्या करेंगे, जो अपना नॉलेज है उसको बहुत सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लीजिए, उन्हें अभ्यास के माध्यम से संक्षिप्तीकरण कीजिए कि मैं शॉर्ट में 3 या 4 सेंटेंसेज में उस बात को कैसे कहूँ। और लास्ट अपना जो लिसनिंग स्किल है उसको आप इम्प्रूव कीजिए। उसके लिए मैंने आपको बताया है, और मेडिटेशन भी उसका एक पार्ट है। लेकिन दोस्तों, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के और पूरा ये, इसके साथ ज़रूरी है कि आप किसी एक विचार के ऊपर स्थिर रहने का अभ्यास करें। किसी एक जगह आप कभी सुनने में तो कभी किसी एक विचार पे स्थिर रहने का अभ्यास करें, ताकि आप किसी के जिस्ट को पहचान सके। तो ये जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं मानता हूँ, मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पर ही आज की बताई हुई चीज़ें भी आपके इंटरव्यू की तैयारी में थोड़ा मदद ज़रूर करेगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।